तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अपराधी जो है वो अपने काम को बहुत जो है शातिर तरीके से करता है, लेकिन वह कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही एक छोटी सी गलती उसको सलाखों के पीछे तक पहुंचा सकती है। वही वजह जो है उसके लिए काफी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आज की कहानी में होता है, और वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है वो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरी कहानी जो है सच्ची घटना है। दरअसल यह कहानी है छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर की। दरअसल रायपुर में खरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खसेरा, और इसी खसेरा गांव में रहने वाला होता है 27 वर्षीय किशोर सारथी, जो मेहनत मजदूरी करता है। क्योंकि किशोर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। किशोर की पत्नी का नाम जो है रोशनी था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। देखने में काफी खूबसूरत होती है। किशोर पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी पत्नी रोशनी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। इसलिए किशोर सोचता था कि भले ही मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके जो है सरकारी नौकरी जरूर दिलवाऊंगा, ताकि मेरे बच्चे इस दुनिया में आए और जो भी हो तो मेरे परिवार की जो जनरेशन की जो गरीबी है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग गरीबी झेलते चले आ रहे हैं, उसको ये खत्म करेगी। इसलिए किशोर जो है अपनी पत्नी रोशनी को सरकारी कंपटीशन की तैयारी करवाना चालू कर देता है। तो दोस्तों बात कर रहा हूं मैं 27 फरवरी 2026 की रात्रि की करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल रोशनी अपने पति किशोर सारथी से कहती है कि एक काम करो, जो है मेरे मायके में चले जाइए, जाकर के मेरी बहन को ला दीजिए, ताकि वह जब यहाँ पर रहने लगेगी मुझे हेल्प मिल जाएगी और मैं पढ़ाई भी कर लिया करूंगी। तो किशोर खुशी खुशी अपनी पत्नी रोशनी की बात मान जाता है और करीब रात्रि 9 बजे के आसपास अपनी बाइक को लेकर के ससुराल बिठिया गांव के लिए निकल जाता है। लेकिन जब काफी देर तक किशोर घर वापस नहीं आता है तो आखिरकार रात्रि के 11 बज चुके होते हैं। किशोर की पत्नी रोशनी अपने पति के नंबर पर कॉल करती है, तो अब किशोर का नंबर जो होता है वो स्विच ऑफ होने लगता है, जिसकी वजह से रोशनी अब अपने मायके में कॉल करती है, अपनी बहन से बातचीत करती है। तो रोशनी की बहन भी अपनी दीदी को जवाब देते हुए कहती है कि जीजा तो अभी घर पर आए ही नहीं है। यह बात जो है रोशनी सुनकर के एकदम से परेशान हो जाती है और दरअसल रोशनी सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिरकार इतनी रात में उसके पति बिना बताए कहाँ चले गए। उसके बाद से रोशनी अब जो है उसके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार दोस्त जितने भी होते हैं उनको कॉल करके अपने पति के बारे में पता लगाती है, पूछती है। हालांकि ढूंढते हुए पूरी रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी किशोर घर वापस नहीं आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। अब जो है अगले दिन भी किशोर का कुछ अता पता नहीं होता है। तो आखिरकार अगले दिन 28 फरवरी 2026 को इधर रोशनी यह सोच रही थी कि इस खरोरा थाने में जाकर के अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराएं। तभी इधर 28 फरवरी 2026 को सुबह करीब 8 बजे के आसपास ही बगल की माठ गांव के बगल में सगोन वाटिका का जो गार्डन था, दरअसल गार्डन के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी दिखाई देती है। जब कुछ राहगीर उस बॉडी को देखते हैं और पास जाकर के देखते हैं तो मालूम चलता है कि मरने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है बल्कि इसी गांव का रहने वाला 27 वर्षीय किशोर सारथी है। जो राहगीर उस डेड बॉडी को देखता है, देख के डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं और तुरंत इस बात की जानकारी किशोर की पत्नी को देते हैं और उसके बड़े भाई भागवत सारथी को देते हैं। इधर किशोर के परिवार वाले जो होते हैं उनको मालूम चलता है, सबके सब घटना स्थल पर पहुंचते हैं। खास करके किशोर की पत्नी रोशनी जब अपने पति की डेड बॉडी देखती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हो गया। ठीक है, किशोर की हत्या हुई है या फिर किसी दुर्घटना के कारण मौत हुई है, क्योंकि जस्ट उसकी थोड़ी दूरी पर ही किशोर की जो होती है बाइक पड़ी हुई थी, जो काफी हद तक टूटी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद किशोर किसी गाड़ी के साथ जो है जोरदार टक्कर हो गई होगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पर सवाल यह था कि जब किशोर की गाड़ी से टक्कर से मौत हुई है तो उसका मोबाइल कहाँ है और फिर उसका मोबाइल लगातार बंद क्यों आ रहा है। दरअसल पहले यह सारा मामला एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन किशोर का बड़ा भाई भागवत सारथी इस बात को जो है मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि यह जो है एक्सीडेंट हुआ है। उसी वक्त जो है इस सारथी खरोरा थाने में जाता है और जाकर के सारी बात जो है पुलिस को बताता है। साहब बगल के माठ गांव के बगल में जो सगन वाटिका, दरअसल उसी के
बगल सड़क किनारे मेरे भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। हालांकि हत्या हो या फिर एक्सीडेंट हो, मौत की वजह जो भी हो, जैसे ही भागवत सारथी ने ये बात पुलिस को बताया, वो जो है पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब किशोर सारथी की डेड बॉडी को लेकर के चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कई जगहों पर चोट और घाव के निशान, जिसे देख करके पुलिस जो है हैरान रह जाती है कि किशोर सारथी की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है। बहरहाल पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब किशोर सारथी के परिवार वालों को से जब बातचीत होती है तो किशोर का बड़ा भाई भागवत पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हूँ कि मेरे भाई का जो मेरे भाई की मौत हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। अगर मेरे भाई की एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई होती फिर उसका मोबाइल कहाँ पर है और मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। हालांकि पुलिस भागवत सारथी से सवाल करती है कि अगर तुम इस बात को नहीं मान रहे हो तो क्या तुम्हें किसी पर शक है, तुम्हारे भाई की हत्या कौन करवा सकता है। इस पे भागवत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे शक तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं तो इसके बाद पुलिस जो है जांच पड़ताल करेगी तो खुद ही सच्चाई बाहर आ जाएगी। बहरहाल पुलिस आखिरकार भागवत सारथी की बात मानती है और फिर उसके ही तहरीर की वजह से जो है अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। बाद में इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और इस केस की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस अपने जो है पहले किशोर सारथी के मोबाइल की जो नंबर होता है उसकी डिटेल कॉल निकालती है, सारी की कॉल कहाँ बात की गई, ठीक है। लेकिन जब पुलिस डिटेल्स चेक करती है तो उसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पर उसको शक हो। हालांकि पुलिस अभी सच्चाई का पता लगाने वाली थी और फिर वो घटनास्थल पर जाती है, तमाम कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। लेकिन दोबारा से जब घटनास्थल पर जाती है तो वहां पे इधर उधर चेक करते हैं तो किशोर सारथी की जो डेड बॉडी सड़क के किनारे पुलिस को बरामद हुई थी, दरअसल वह सड़क के किनारे कुछ निशान दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर लगता था कि शायद किशोर की जो डेड बॉडी को वहां से किसी ने घसीटते हुए लेके आए सड़क के किनारे फेंक दिया है, जिससे पुलिस को भी थोड़ा थोड़ा अब शक होने लगता है कि शायद किशोर का जो बड़ा भाई भागवत सारथी है वो सच बोल रहा है। पर सवाल यह था कि आखिरकार किशोर की हत्या किसने की, इसके पीछे कौन है, तो उसका मकसद क्या होगा इसकी हत्या का। दरअसल किशोर की जो कॉल डिटेल्स होती है उसमें कुछ नहीं मिलता है, तो आखिरकार पुलिस किशोर की पत्नी रोशनी के भी मोबाइल नंबर चेक करती है, उसके भी कॉल डिटेल निकालती है पिछले 1 साल से कि वो जो है कहाँ बात कर रही होती है। लेकिन और अब चौंकाने वाली बात थी कि जिस रात 28 फरवरी 2026 को रात्रि के 27 फरवरी 2026 को रात्रि के 9 बजे के आसपास किशोर जब अपने घर से निकला था तो जस्ट उसके निकलने के बाद थोड़ी देर बाद ही रोशनी ने उस नंबर पे बातचीत की, फिर से बातचीत की थी और लगातार उस नंबर पे अभी भी टच में थी। पुलिस उस नंबर को जो है डिटेल्स निकलवाती है, मालूम चलता है कि वह नंबर किसी लीलेश उर्फ मोरू के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी, जो रोशनी के मायके का रहने वाला था। पुलिस को जैसे ही ये डिटेल्स मिल जाती उसके बाद से पुलिस अब इन्हीं सारी डिटेल्स के आधार पे आखिरकार खुद किशोर की पत्नी रोशनी को ही गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि रोशनी को गिरफ्तार करके थाने में ले जाकर के रोशनी से पूछताछ करती है कि तुमने हत्या क्यों की अपने पति की, पर रोशनी पुलिस वालों को कोई जवाब नहीं देती है और रोते हुए कहती कि साहब आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, भला मैं अपने पति की हत्या क्यों करूंगी और क्यों करवाऊंगी, तो आप लोग मुझे बताइए इस केस में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जब रोशनी के सामने उसके सीडीआर को रख देती है और पूछताछ करती है कि जब लोग लीलेश उर्फ मोरू के बारे में पूछताछ करती है तो यह नाम सुनकर के रोशनी एकदम से चौंक जाती है और उसके चेहरे पर जो है एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि शायद रोशनी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए पुलिस अब रोशनी को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम साफ सुथरे तरीके से नहीं जवाब दोगी तो हम फिर उगलवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो पुलिस जो है रोशनी को धमकाती है। तो आखिरकार कुछ ही देर बाद रोशनी पुलिस के सामने घुटने टेक देती है और मजबूर होकर के न सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करती है बल्कि पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, पति का एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन रोशनी जब अपने ही पति की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है तो ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों
दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब रोशनी शादी करके किशोर सारथी के साथ उसके घर पर आती है और फिर अपने पति के साथ समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन रोशनी जब शादी करके के अपने ससुराल से आती है तो अपने सास ससुर और पति के साथ समय बेहतर तरीके से गुजारती है। लेकिन जब रोशनी को मालूम चलता है कि उसका पति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है, जीवन में कभी भी इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाएगा जिससे उसके सपने पूरे हो सकेंगे, आखिरकार रोशनी खुद को जो है पढ़ा लिखा कर पढ़ने का फैसला लेती है और अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। इधर किशोर जो होता है अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, उसकी हर बात को एक्सेप्ट करता था। फिर उसने उसका पढ़ाई कराने का फैसला लिया। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ाई में जो खर्च उठाने वाला था वो कहता है कि दरअसल यह बात जान करके किशोर को भी अच्छा लगता है कि वाकई में उसकी पत्नी अच्छी पढ़ लिख के जो है नौकरी कर लेगी। फिर उसके बाद से वो जो है उसके जो बच्चे होंगे वो भी सही होंगे, उसका भविष्य जो है सुधर जाएगा। यही सोच करके किशोर अपनी पत्नी के ऊपर पढ़ाई को लेकर खर्च करने लगता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब घटना से ठीक 1 साल पहले एक दिन रोशनी अपने मायके जो है जाती है, तो फिर उसी के मायके में जो है जो पड़ोस में रहने वाला लड़का होता है, एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है जिसका नाम लीलेश होता है। लीलेश के साथ पहले से दोस्ती होती है, फोन पर बातचीत करते हैं और बातचीत का नतीजा यह होता है कि वो जो है आखिरकार वो सोचती है कि रोशनी लीलेश के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। फिर फोन और फिर दोनों एक दूसरे से जो है बातचीत करने लगते हैं, बहुत हद तक एक दूसरे के साथ मतलब लीन हो जाते हैं। अब दोस्तों बहुत ही जल्दी वो समय आ चुका होता है जब दोनों मिलने का जो है बहाना भी ढूंढ लेते हैं और जब मुलाकात होती है मान मर्यादाओं की सारी सीमाएं टूट जाती हैं और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है उसके बाद से लीलेश के साथ रोशनी जो है हमेशा मुलाकात करने के तरह तरह के बहाने ढूंढती रहती थी कि कोई ना कोई मौका मिल जाए, कोई ना कोई जो है हमको उसके बिना मन नहीं लगता था रोशनी का। हालांकि शुरू में इस बात की जानकारी रोशनी के पति किशोर को तो नहीं थी, लेकिन जब कुछ महीनों का समय बीतता है और किशोर जब अपनी पत्नी की आदतों में बदलाव देखता है और बदलाव देख करके वो समझ जाता है और उसको अपनी पत्नी पर शक हो जाता है। लेकिन किशोर के शक के बावजूद भी अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं करता है बल्कि सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है। अब उसके चक्कर काटने लगता है और नतीजा यह होता है कि आखिरकार एक दिन किशोर को यह साफ सुथरे तरीके से मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी रोशनी का उसी के मायके में रहने वाले लीलेश नाम के लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया है। जब सच्चाई मालूम चलती है तो किशोर जब अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है तो रोशनी अपने पति से लड़ बैठती है, जिसकी वजह से आखिरकार अब आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर के किशोर और उसकी पत्नी के बीच में तनाव झगड़े ये सब चालू हो जाते हैं। दरअसल किशोर को पूरा यकीन हो गया था कि यार शायद कैसे मैं इसको समझाऊं, मैं अपनी पत्नी को सही रास्ते पर ला दूंगा, लेकिन शायद उसकी यह गलतफहमी थी क्योंकि अब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल रोशनी और उसका जो प्रेमी लीलेश था जो कि एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने का फैसला ले चुके थे। जब इधर किशोर अपनी पत्नी के ऊपर ज्यादा दबाव डालने लगता है, आखिरकार रोशनी भी मजबूर होकर के अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए प्रयास करती है। जब अपने प्रेमी लीलेश से बात करती है तो लीलेश भी रोशनी के प्यार में इस प्रकार अंधा हो जाता है कि उसका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों लीलेश इसी किशोर सारथी को अब इस दुनिया से हटाने का प्लान बना चुका होता है और साथ ही साथ इस प्लान को अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें एक का नाम अजय राज और दूसरे का नाम देवेंद्र कुमार होता है। जब यह दोनों ही लीलेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके बाद से लीलेश रोशनी से बात करता है और रोशनी लीलेश को समझाते हुए कहती है कि काम को कैसे अंजाम देना है समय तारीख मैं तय करूंगी, क्योंकि काम को इतने शातिर तरीके से अंजाम देना है कि किसी को शक ना हो। मेरे पति की हत्या की गई है जिसकी वजह से किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। फिर हम दोनों शादी करके एक साथ अपने जीवन का यापन करेंगे। लीलेश रोशनी की बात मान लेता है। उसके बाद से रोशनी एक सही समय का इंतजार करती है, लेकिन जब उसे मौका नहीं मिलता है तो आखिरकार अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए खुद रोशनी भी एक प्लान बनाती है। इसी प्लान के तहत 27 फरवरी 2026 को अपने पति से बड़े ही प्रेम से बातचीत करते हुए कहती कि एक काम करिए, मायके चले जाइए और जा करके हमारी बहन को ले आइए। यहाँ पर घर आएगी तो मेरे थोड़ी मदद करेगी और जिसकी वजह से मुझे समय मिल जाएगा तो मैं पढ़ाई भी कर लूंगी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है जब अपनी मदद की गुहार लगाती है किशोर सारथी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर लेता है
और बाइक से जो है 27 फरवरी 2026 को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास बाइक को लेकर के अपनी ससुराल के लिए निकल चुका होता है। लेकिन जैसे ही घर से निकलता है, इधर रोशनी तुरंत अपने प्रेमी को कॉल कर देती है और सारी बात बता देती है कि कहती है कि काम को जो है आज ही अंजाम देना है। इधर नीलेश अपना पूरा प्लान बना चुका था और अपने दोस्त अजय राय और देवेंद्र कुमार दोनों को बुलाता है और जा करके एक गाड़ी किराए पर लेके आते हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ उसी थार गाड़ी में बैठ करके सड़क के किनारे खड़ी कर देते हैं। किशोर सारथी के आने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही इधर किशोर अपनी बाइक को लेकर के सड़क के से गुजरता है, उसके पीछे से ही नीलेश थॉर पे अपने दोस्तों को बैठा लेता है और किशोर सारथी का पीछा करने लगता है। दरअसल ऐसे मौके का इंतजार करने लगता है जहां पे सुनसान हो, कोई देख ना रहा हो, ठीक है, वहीं पर जो है उस काम को अंजाम देने की प्रयास करते हैं। वहां से पीछा करते हुए जैसे ही बगल के माठ गांव के सौगान वाटिका तक पहुंचता है, आखिरकार वो यहाँ सुनसान जगह मिल जाती है और नीलेश उसी थार से आकर के जो है किशोर सारथी की बाइक पे जो है काफी जोर से टक्कर मार देता है। आखिरकार किशोर वहीं सड़क के किनारे गिर जाता है और फिर उसे काफी गंभीर चोटें लगती हैं, जिसकी वजह से सड़क किनारे वो गिर के तड़पने लगता है। लेकिन गाड़ी से टक्कर मारने के बाद नीलेश और उसके दोस्त वहां से भागते नहीं है, बल्कि खड़े होकर तब तक इंतजार करते हैं जब तक किशोर सारथी की मृत्यु न हो जाए, जब तक वो उसकी सांसें रुक ना जाए। जैसे ही किशोर सारथी की मौत होती है, उसके बाद किशोर की डेड बॉडी को वहां से घसीट करके सड़क के किनारे लेकर रख देते हैं। उसके बाद से किशोर का मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद अपने पास रखकर वहां से सीधा वापस चले जाते हैं, अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले जो थार गाड़ी इन लोगों ने किराए पर ली थी, उस गाड़ी को ले जाकर रिटर्न करते हैं। उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। पहुंचने के बाद अपने घर तुरंत नीलेश अपनी प्रेमिका यानी कि जो है किशोर सारथी की पत्नी रोशनी के नंबर पे कॉल करता है और वो उससे बताता है काम बड़ी बेहतर तरीके से हमने किया है, चाह के भी पुलिस हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि किसी को भी यह नहीं लगेगा कि हमने तुम्हारे पति की हत्या की है, बल्कि इस काम को हमने इतने साफ तरीके से किया है कि कोई देख करके बता नहीं सकता है। किशोर सारथी एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है, लेकिन नीलेश एक गलती कर जाता है जिसकी वजह से जो है वो फंस जाता है। वो वहां से किशोर सारथी का मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद अपने साथ लेकर के जो चला जाता है, यही जो है उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यही क्लू होता है किशोर सारथी के बड़े भाई भागवत सारथी को बर्दाश्त नहीं होती। दरअसल भागवत को यह शक होता है कि अगर उसके भाई का एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है तो उसका मोबाइल वहीं पड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो फोन स्विच ऑफ क्यों हो गया तो और फोन लेकर के क्यों गया, यही सारी वजह होती है। दरअसल जैसे ही भागवत को शक हो जाता है, उसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव डालता है कि साहब मेरे भाई का एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, मेरे भाई की शायद हत्या की गई है, जिसकी वजह से पुलिस इस केस में की जांच पड़ताल शुरू करती है। जब किशोर सारथी की पत्नी रोशनी के मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो आखिरकार पूरी सच्चाई का खुलासा सामने आ जाता है। वाकई में रोशनी जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अब रोशनी के ही तहरीर पे उसी प्रेमी जो होता है नीलेश को गिरफ्तार करती है। अब नीलेश के दोस्त वहां अजय राय और देवेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस इन जब अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां पर इनको सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ना किसी को तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको ये बताना है कि जहां पर रहिए आप सुरक्षित रहिए, अपने जो है परिवार का ख्याल रखिए। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, अपना नाम जरूर लिखिएगा। जिन जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं उनका नाम अपनी स्क्रीन पे लूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम रोज कहानी पोस्ट करते हैं और हम लोग फिर से नई कहानी के साथ कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।